प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में जनरल रिएक्शन है मेरा RH। RH मतलब मेरा जो भी एल्केन था उसका एक हाइड्रोजन अलग से मैंने निकाल के शो कर दिया है, तो क्या होता है RH बन जाता है एंड अलग से एक HX बनता है ना। एक हाइड्रोजन को X ने रिप्लेस कर दिया और हाइड्रोजन दूसरे X के साथ चला गया, ये हमारा जनरल रिएक्शन है। अब रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे उसके लिए हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। तो अब लोग बात करते हैं किसकी, मैकेनिज्म की। तो हम लोग बोलते हैं क्या, इट इज अ चेन रिएक्शन, इट इज अ चेन रिएक्शन एंड completed into 3 steps। कोई भी चेन रिएक्शन होता है तो टोटल 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप चेन इनिशिएशन, सेकंड स्टेप चेन प्रोपोगेशन, थर्ड स्टेप चेन टर्मिनेशन, ठीक है। तो पहला स्टेप हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन स्टेप। कि चेन मेरा इनिशिएट कैसा होगा। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा हेलोजन है X2, जिसको मैं X और X से रिप्रेजेंट करता हूं, लाइट की प्रेजेंस में ऐसा बॉन्ड हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब X का फ्री रेडिकल प्लस एक और X का फ्री रेडिकल, X के 2 फ्री रेडिकल बन जाते हैं। जो ये वाला रिएक्शन है ये कैसा रिएक्शन है, ये मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी याद रखना है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर इसका एनर्जी कर्व बनाऊं तो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। मतलब पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पर फ्री रेडिकल बन गया। तो इसका जो ये गैप है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं EA, जिसको इक्वल है डेल्टा H के, और जो एक्चुअल में पॉजिटिव है, ठीक है। EA का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, कि हमारे को रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए इतना एनर्जी देना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप तो था चेन इनिशिएशन, जिसमें मेरा हेलोजन मॉलिक्यूल से फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है और वो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। सेकंड स्टेप क्या है, चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपोगेशन स्टेप, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसा होता है कि हमारा RH है, उसके पास कौन गया, उसके पास मेरा एल्केन के पास मेरा फ्री रेडिकल गया, तो ये एल्केन कन्वर्ट होता है वापस R फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल में। देन मेरा H फ्री रेडिकल तो X फ्री रेडिकल से कनेक्ट होकर क्या बन जाता है, HX, और R फ्री रेडिकल ऐसा एज इट इज रह जाता है। तो R फ्री रेडिकल का बनना ही क्या है, RDS है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, RDS क्या है उसे हमें याद रखना है। एल्केन की रिएक्शन में एल्केन का फ्री रेडिकल बनना ही मेरा RDS है, ठीक है। अब इसमें मैं बोलता हूं अगर X की जगह मेरा Cl है, Br है और आयोडीन है, तो रिएक्शन कैसा होगा, तब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। और X की जगह अगर मेरा फ्लोरीन है तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा, तब मेरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। Cl Br और I है तो एंडोथर्मिक, और अगर F है तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये सेकंड स्टेप की बात करी है मैंने। तो इसका एनर्जी कर्व कैसा आएगा, इसका एनर्जी कर्व कुछ ऐसा आएगा, यहां से रिएक्शन चली थी, अब पहले यहां तक थी, अब यहां तक पहुंच गई है, ठीक है। तो ये डिफरेंस देखो अभी भी पॉजिटिव है, ये डिफरेंस अभी भी डेल्टा H है, वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा एनर्जी की फॉर्म में। तो ये तो उनके लिए जब X2 की वैल्यू Cl2 Br2 और I2 हो तब। और अगर ये डॉट 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 कर अगर मैं यहाँ ले आऊं इसको, तो ये क्या है, F2 के लिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेल्टा H का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम नीचे आ गए हैं, ये F2 के लिए था। समझे मेरा ग्राफ। हाँ सर। चेन प्रोपोगेशन में एक स्टेप और होता है कि मेरा R फ्री रेडिकल बचे हुए X2 से रिएक्शन कर ले, तो ये इधर इधर गया, तो हमारे को प्रोडक्ट में क्या मिल जाता है, RX प्लस X फ्री रेडिकल, ठीक है। ये वाला रिएक्शन कैसा होता है, ये रिएक्शन मेरा एक्सोथर्मिक होता है हमेशा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप होता है मेरा चेन टर्मिनेशन।
चेन टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, हमेशा जब भी फ्री रेडिकल होगा तो अभी तक जितने भी फ्री रेडिकल है वो आपस में रिएक्शन कर लेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप में। ठीक है, चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, जितने भी फ्री रेडिकल बने, देखो फ्री रेडिकल कौन कौन से बने, एक्स फ्री रेडिकल बना है, आर फ्री रेडिकल बना है, बस दो ही फ्री रेडिकल बने, या तो एक्स फ्री रेडिकल या आर फ्री रेडिकल। ठीक है, तो दो ही तरह के फ्री रेडिकल बने तो आपस में रिएक्शन कर लेंगे। कैसे कि या तो आर फ्री रेडिकल से रिएक्शन कर ले, या फिर आर फ्री रेडिकल एक्स फ्री रेडिकल से रिएक्शन कर ले, या फिर एक्स फ्री रेडिकल एक्स फ्री रेडिकल से रिएक्शन कर ले। तीनों पॉसिबिलिटी मैंने लिख दी, मतलब आर भी बन सकता है, आर एक्स भी बन सकता है और x2 भी बन सकता है। ये सारा स्टेप कैसा होता है, ये स्टेप मेरा एक्सोथर्मिक होता है। तो देखो दो रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक थी और पहले वाली दो एंडोथर्मिक थी। ठीक है, समझ गए इतना मेरा पार्ट। सर एक बार वो प्रीवियस पेज दिखाइए ना। हाँ सर, क्लियर हो गया। अब देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि अब मैं तुम्हें बताता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको काम के, ये तो हमें सिंपली रटना है मैकेनिज्म, और हमें आइडिया होना चाहिए कि आरडीएस कौन सा है। आरडीएस वाले स्टेप के बारे में तो मुझे पता होना ही चाहिए। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कार्बन फ्री रेडिकल मतलब एल्काइल फ्री रेडिकल का बनना, ये स्टेप मेरा आरडीएस है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टेप को याद रखना है क्योंकि वो आरडीएस है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ सर पर एक पॉइंट लिखता हूँ। हाँ क्या बोल रहे हो? आरडीएस क्या होता है सर? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो जितने भी मैकेनिज्म में जो ओके स्लोएस्ट स्टेप था वो। ठीक है, ओके सर। इतने मैकेनिज्म पढ़ा दिए, अभी तक आरडीएस नहीं पता तुम्हें। in this reaction kinetic isotopic effect is observed। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट क्यों ऑब्जर्व हुआ है? मतलब अगर RH हुआ और उसका रिएक्शन X2 से करवा रहे हैं, रिएक्शन का रेट R1 है, और अगर RD हुआ उसका रिएक्शन X2 से करवा रहे हैं तो रिएक्शन का रेट R2 है। ठीक है, तो मैं बोलता हूं में R1 का रेट फास्ट होगा R2 से। क्यों? आरडीएस में आरएच का बॉन्ड टूटता है तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड इजीली टूटता है, कार्बन और ड्यूटेरियम। तो देखो हमारा जो आरडीएस है, ये जो आरडीएस वाला रिएक्शन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वो आरडीएस का पार्ट है। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ब्रैकेट में क्या, बिकॉज आरडीएस इज ब्रेकिंग ऑफ आर एच बॉन्ड। ठीक है, दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। सेकेंड पॉइंट में इसमें लिखता हूं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to stability of free radical, मतलब ब्रैकेट में लिख देता हूं आर फ्री रेडिकल। जो हमारा आरडीएस में जो आर फ्री रेडिकल बना है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा हम लोग क्या बोलेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब देखो मैं लिख रहा हूं क्या नेक्स्ट पॉइंट, जनरल रिएक्टिविटी ऑर्डर, है ना। केस 1, इफ X2 इज सेम, अगर X2 सेम है सभी के लिए, हेलोजन सेम है, तो कोई मुझे बता सकता है CH4 और CH3 इन दोनों में से रेट किसका ज्यादा होगा? CH3 क्यों? में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबल है, क्योंकि इस पर जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है। जीओसी में मैंने पढ़ाया है, इससे ज्यादा रेट होता है CH3 CH2 CH3 का, इससे ज्यादा रेट होगा CH3 CH3। जिस कार्बन पर हम लोग फ्री रेडिकल बना रहे हैं ना, उस कार्बन पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो हाइड्रोजन निकलेगा तभी तो कुछ होगा। समझ रहे हो मेरी बात? केस 2, इफ एल्केन इज सेम, अगर मेरा एल्केन सेम है तो
कोई मुझे बता सकता है F2 Cl2 Br2 और I2 में से रेट का ऑर्डर क्या होगा? ये ऑर्डर होता है। अगर एल्केन सेम है तो F2 फास्ट रिएक्ट करता है, देन Cl2 देन Br2 देन सबसे स्लो I2 है, ठीक है। तो मैं नीचे एक पॉइंट भी लिख देता हूं मेंशन करके, क्या मैं लिखता हूं, क्या फ्लोरिनेशन is explosive, fluorination is explosive and iodination is reversible, so only chlorination and bromination is useful, ठीक है। एक्चुअल में देखो हमारा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ना वो सिर्फ क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लोरिनेशन बहुत ज्यादा फास्ट होता है तो एक्सप्लोजिव हो जाता है, इसलिए उसकी स्टडी नहीं करते। और क्लोरिनेशन जो होता है, सॉरी आयोडीनेशन जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, वो रिवर्सिबल चला जाता है, इसलिए हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या बोलेंगे यार, for iodination we have to use an oxidizing agent, ठीक है। आयोडीनेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। जैसे हमने पहले देखा था ना हेलोजिनेशन में भी, आयोडीनेशन में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन अगर CH जैसे CH4 का I2 से रिएक्शन करवाया HNU की प्रेजेंस में, है ना, तो क्या होगा, ये CH3I और HI तो बना लेगा बट रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। क्यों? रिएक्शन इज रिवर्सिबल because HI is a reducing agent। ये तुमने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारा HI रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। सो a small amount of oxidizing agent, ब्रैकेट में लिख देता हूं HNO3 और HiO3 is used। इतनी बात समझ आती है? आयोडीनेशन रिवर्सिबल क्यों होता है? क्योंकि जब यहाँ पर HI जो बना है, जो HI बना है वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है, तो वापस इसको, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करके वापस आई बना लेगा। तो हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे। इतना समझ आता है? हाँ सर। हाँ सर। एंड फॉर फ्लोरिनेशन we have to use very low temperature। फ्लोरिनेशन बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है तो बहुत लो टेम्परेचर हमें यूज करना पड़ेगा, लाइक -70 डिग्री सेल्सियस तक। समझ गए? हाँ सर। एक सेकेंड रुको यार, मेरा पेन का इंक थोड़ा कम हो गया, मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखो अभी ORM2 सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है जितने भी ORM है ना उसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म आएंगे और इसमें बहुत कंफ्यूजिंग होगा। ORM2 जब पूरा पढ़ लेगे तब तुम देखना, तो तुम्हें थोड़ा लगेगा कंफ्यूजिंग सा, बट ठीक है 2-3 बार पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा। और ORM2 में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम पढ़ने के बाद भूल रहे हो, तो बार बार पढ़ोगे। अगर एक बार तुम्हें जो मैंने लिखवाया अगर तुमने वो याद कर लिया ना, तो ORM से कभी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो तुम्हें नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो कुछ डेटा मैं तुम्हें लिखवाता हूँ बॉन्ड एनर्जी का, जो हमारे लिए यूजफुल है हुआ, ठीक है, और हम लोग उससे याद रख लें तो काफी हेल्पफुल होगा हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो नोट डाल के लिखवा देता हूं मैं, क्या बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर। एक तो Cl2 Br2 F2 I2, मतलब कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है, ClCl का या II का?
II का नहीं, CL CL का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, देन Br का, देन FF का बॉन्ड, देन II का बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। इसके अलावा एक और ऑर्डर लिखवाता हूं मैं, ये तो पहला ऑर्डर था। एक ऑर्डर HF बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, देन HCl, देन CH, देन HBr, देन HI। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए बीच में लिखा क्योंकि ये भी हमारे पास बीच बीच में काम आएगा, तो ये ऑर्डर होता है हमारे पास, इसको भी याद रख लें। ठीक है, अब बात करते हैं सेलेक्टिविटी की। ये देखो, ये मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। देखो, ये सेलेक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट, और ये वैसे ये मेंस वगैरह में नहीं पूछा जाता, बट एडवांस में या फिर आजकल मेंस में भी है ना, मैकेनिज्म से काफी टफ क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं। सेलेक्टिविटी क्या होता है? सेलेक्टिविटी का मतलब है कि जैसे मान लो मैंने ये लिखा, ये सबसे लास्ट वाला, तो इसमें कौन सा हाइड्रोजन सेलेक्ट करना है हमें उसको फ्री रेडिकल बनाने के लिए। ये देखो, ये तीनों हाइड्रोजन तो एक जैसे हैं, ये टर्मिनल वाले 9 के 9 हाइड्रोजन एकदम एक जैसे हैं, दिख रहे हैं? ये एक जैसे हाइड्रोजन है हाँ 9 के 9, और एक ये हाइड्रोजन है। तो हमें सेलेक्टिविटी देखनी है कि हमें कौन से हाइड्रोजन को सेलेक्ट करना है ताकि उस कार्बन को मैं फ्री रेडिकल बना पाऊं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं सेलेक्टिविटी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसका एक डेटा है, वो मुझे लर्न करना है ना। और एक्चुअली हम लोग उसी हाइड्रोजन को सेलेक्ट करते हैं जिससे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बने। मतलब मोस्टली ऐसा ही होता है कि 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल बनता है फ्री रेडिकल, देन 2 डिग्री से, देन 1 डिग्री से। ठीक है, तो हमने किस हाइड्रोजन को सेलेक्ट करना है, तो हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम लोग इसमें, स्लो रिएक्शंस आर मोर सेलेक्टिव। ऐसा क्यों बोला मैंने, स्लो रिएक्शन आर मोर सेलेक्टिव? बताओ। ऐसा इसलिए बोला मैंने क्योंकि उसको हाइड्रोजन सेलेक्ट करने में ज्यादा टाइम मिलेगा, तो वो इजीली सेलेक्ट कर पाएगा, क्योंकि रिएक्शन स्लो है, इसलिए बोलता हूँ स्लो रिएक्शन आर मोर सेलेक्टिव। तो हम बोलते हैं क्या, ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव देन क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन मोर सेलेक्टिव क्यों है क्लोरीनेशन से? लो रिएक्शन होगा ब्रोमिनेशन, क्योंकि ब्रोमिनेशन स्लो होता है, ये हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। फ्लोरिनेशन सबसे फास्ट, देन क्लोरीनेशन, देन ब्रोमिनेशन, देन आयोडीनेशन। तो ब्रोमिनेशन स्लो होता है एज कंपेयर टू क्लोरीनेशन। अब हम लोग बात करते हैं 2 पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेटा हमें लर्न करना है। क्या? रिलेटिव रिएक्टिविटी का, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीनेशन, एंड सेकंड है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ ब्रोमिनेशन। तो हमारे पास 3 तरह के कार्बन हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। अब इनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर मान लो 1 डिग्री की रिलेटिव रिएक्टिविटी 1 मान ली, 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मान लो 1 डिग्री की रेट 1 है, तो क्लोरीनेशन में 2 डिग्री की रेट होती है 3.8 एंड 3 डिग्री की रेट होती है 5। ये डेटा लर्न करना हमें ना, इसको याद रखना है कि क्लोरीनेशन में 3 डिग्री वाले फ्री रेडिकल के बनने की रेट क्या है, 1 डिग्री वाले से 5 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, ऐसे ही ब्रोमिनेशन में बात करें तो ब्रोमिनेशन में होता है 182 एंड 1600। ब्रोमिनेशन में डेटा में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, बहुत भयानक सा चेंज आ रहा है। मतलब ब्रोमिनेशन में हम लोग बोलते हैं कि 3 डिग्री वाले फ्री रेडिकल के बनने की रेट इन ब्रोमिनेशन वो 1600 टाइम्स है एज कंपेयर टू 1 डिग्री। ये डेटा क्यों याद रखना है, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने में हमें हेल्प देगा। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी याद रखनी है दोनों की। ठीक है, इतनी बात समझ आई? हाँ सर। अब हम लोग बात करते हैं सेलेक्टिविटी के बाद इसके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री की, कि फ्री रेडिकल में स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। तो मैं लिखता हूं क्या, मैं लिखता हूं फ्री रेडिकल इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा हमारा फ्री रेडिकल, सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ब्रैकेट में लिख देता हूं प्लेनर, है ना, प्लेनर होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर, सो हैलोजन कैन अटैक फ्रॉम बोथ द साइड्स। हैलोजन ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं वही सेम पॉइंट जो मैंने तुम्हें बताया था एक बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, कि हमारा फ्री रेडिकल एक कार्बोकेटाइन बनता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो मैं बोलता हूं इफ अ न्यू स्टीरियो सेंटर इज जनरेटेड, इफ अ न्यू स्टीरियो सेंटर इज जनरेटेड, अगर नया स्टीरियो सेंटर जनरेट होता है, देन बोथ कॉन्फ़िगरेशन आर फॉर्म्ड। वो तो सिंपल सी बात है, हमने पहले ही पढ़ा है कि फ्री रेडिकल के बाद हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा जो कि एक्चुअल में RX है, अगर उसमें कोई नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हो गया है तो दोनों पॉसिबिलिटी हमारे को मिलेगी, समझ गए। अच्छा, मैं इसमें बोलता हूं एक पॉइंट और, दिस इज रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। क्या बोला मैंने, कौन सी रिएक्शन है ये? रिजियो सेलेक्टिव। रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन मतलब एक से ज्यादा पोजिशनल आइसोमर बनेंगे, मतलब एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, उनमें से किसी एक को मुझे एज अ मेजर प्रोडक्ट चूज करना है, यही मतलब हुआ ना इसका, बोलो। हाँ सर। कर देता हूं, जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल रीजियो सेलेक्टिव कैसे हो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने लिखा CH3 CH2 CH3, इसका रिएक्शन करवाया, ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं लाइट के प्रेजेंस में। तुम मुझे बताओ CH3 CH2 CH3 में कितने टाइप के फ्री रेडिकल बन सकते हैं? या तो ये दोनों तो सेम है, और या फिर एक यहाँ पर, मतलब या तो 1 डिग्री वाला फ्री रेडिकल या 2 डिग्री वाला, मतलब मेरा ब्रोमीन या तो 1 डिग्री का वाला फ्री रेडिकल बने तो यहाँ अटैच हो सकता है, या फिर मेरा ब्रोमीन 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल बना तो यहाँ अटैच हो सकता है। प्रोडक्ट ये बन सकता है कि एक हाइड्रोजन हटाकर Br से रिप्लेस करना होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है। RH का रिएक्शन Br2 से करवाया तो RBr बनेगा, RH का रिएक्शन X2 से करवाया तो RX बनेगा, तो दो टाइप के फ्री रेडिकल बन सकते थे, इसलिए दो प्रोडक्ट बन गए। इतना समझ आता है, बोलो। हाँ हाँ सर। अब ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है, हाँ अब इन दोनों में से एक को मुझे एज ए मेजर प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें बता देता हूं ये माइनर प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है, समझ गए। क्यों है माइनर और मेजर? डेटा से क्योंकि जो सेकंड Actually- वाला है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। कार्बोकेटाइन नहीं, 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, बोलो। वो डेटा से हाँ सर। एक्चुअली हम लोग है ना, मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए हमें एक मेथड सीखना पड़ेगा, वो मेथड तुम्हें मैं बताता हूँ, फिर हम बताएंगे कि मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है, समझ गए। तो मैं तुम्हें बताता हूँ फर्स्ट, नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू डिसाइड मेजर प्रोडक्ट। इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करना है, वो डिसाइड करना है हमें। हम लोग लिखते हैं क्या, मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय रिलेटिव यील्ड यील्ड से डिसाइड करेंगे। रिलेटिव यील्ड कैसे, नहीं इनटू
टेम्परेचर का एक्चुअल में मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे हम लोग निकालते हैं क्या, रिलेटिव यील्ड। जिसका रिलेटिव यील्ड ज्यादा उसका क्या बोलते हैं, जिसका रिलेटिव यील्ड ज्यादा उसका अमाउंट ज्यादा, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, रिलेटिव यील्ड उसका कितना आया है वो लिख दो, डिवाइडेड बाय टोटल यील्ड कितना आया है वो लिख दो, इनटू 100 कर दो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल की हेल्प से तुम्हें बताता हूँ, है ना, एग्जांपल की हेल्प से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सपोज करो मैंने लिखा एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हमारे पास CH3 CH CH3 CH3 ऐसा है, इसका रिएक्शन करवा तो कितने तरह के फ्री, या तो ये वाला या फिर दूसरा वाला। मेजर हमारा इसमें कौन सा है उसको हम देखते हैं। अभी मैंने दूसरा वाला कैसे बोला, हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखो हम लोग आप सबसे पहले निकालते हैं रिलेटिव यील्ड। पहले 1 डिग्री वाले की रिलेटिव यील्ड निकालते हैं। तो 1 डिग्री वाले की रिलेटिव रिएक्टिविटी कितनी थी क्लोरीनेशन में, 1 डिग्री वाले की तो हमेशा रिलेटिव रिएक्टिविटी 1 ही लिखी थी ना, थोड़ी देर पहले लिखी तो थी सर। ये देखो 1 3.8 और 5 क्लोरीनेशन में, ब्रोमिनेशन में 1 82 और 1600 ब्रोमिनेशन में। बोलो यार। हाँ सर। ठीक है। हाँ। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्लोरीनेशन की, है ना। क्लोरीनेशन में रिलेटिव रिएक्टिविटी 1 डिग्री है, ये यहां से 1 डिग्री बन रहा है। तो हाइड्रोजन 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने, 9। तो रिलेटिव यील्ड आ गया 9। अब रिलेटिव यील्ड निकालते हैं दूसरे वाले की, कौन से वाले की, 3 डिग्री वाले की। इसका ये तो 1 डिग्री वाले का आया। 3 डिग्री वाले की रिलेटिव रिएक्टिविटी कितनी थी क्लोरीनेशन में, 3.8। 5 थी। 3 डिग्री की 5 थी, 2 डिग्री की थी 3.8। तो ठीक है। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 1। तो ओवरऑल आया 5, कौन सा, 3 डिग्री वाला। दोनों में से ज्यादा किसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी, 1 डिग्री 1 डिग्री की। तो मेजर कौन होगा, 1 डिग्री वाला। 1 डिग्री वाला। तो इसमें हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेजर हमारा हमेशा स्टेबल वाला फ्री रेडिकल बनाएगा, नहीं, हमें रिलेटिव रिएक्टिविटी से मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। समझे ये मेरी बात या नहीं समझे, समझा सर। हाँ सर। अब देखो मैं एक फंडा देखता हूं, है ना, एक फंडा लिख देता हूं मैं यहां पर। फॉर हम लोग एक चीज यहां पर लिखते हैं, फॉर मेजर प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन, फॉर मेजर प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन, है ना, मेजर प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना है हमको। तो हमारे पास दो चीज है, एक तो क्लोरीनेशन है और एक ब्रोमिनेशन है। क्लोरीनेशन में मेजर प्रोडक्ट कैसे देखेंगे, बाय रिलेटिव यील्ड, है ना, रिलेटिव यील्ड से मेजर प्रोडक्ट देखेंगे। इसमें कैसे देखेंगे, ब्रोमिनेशन में देखेंगे बाय स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। देखो तुम चाहो तो ब्रोमिनेशन में भी रिलेटिव यील्ड से देख सकते हो, बट ब्रोमिनेशन में रिलेटिव यील्ड से देखो चाहे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल से देखो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। ब्रोमिनेशन में आंसर सेम आता है बट क्लोरीनेशन में चेंज हो सकता है। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है ऐसा क्यों है, ब्रोमिनेशन में बहुत गैप में है इसलिए। ब्रोमिनेशन में जो डेटा है ना बहुत, उनमें चेंज काफी है। देखो 1 डिग्री में 1 है, 2 डिग्री में 16 हो गया डायरेक्ट, 3 डिग्री में 2 डिग्री में 82 हो गया डायरेक्ट, और 3 डिग्री में 1600 हो गया। तो डेटा में इतना ज्यादा फर्क है कि ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे हमेशा 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री।
इसलिए हम लोग बोलते हैं ब्रोमिनेशन में तो डायरेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल से तुम निकाल सकते हो मेजर प्रोडक्ट, बट क्लोरीनेशन में तो हमें रिलेटिव यील्ड से ही निकालना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? सर ठीक है, चलो हमें तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूं करने को, है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। कुछ रिएक्शन लिख के दे रहा हूं, इनका मेजर प्रोडक्ट तुम्हें आइडेंटिफाई करना है ना। फर्स्ट रिएक्शन इज CH3 CH3 Cl2 और HNU की प्रेजेंस में करवाना। सेकेंड इज CH3 CH2 CH3 ये भी Cl2 और HNU की प्रेजेंस में करवाना है। थर्ड इज 1 2 3 4 ये भी हमें Cl2 HNU की प्रेजेंस में करवाना है। फोर्थ इज CH3 CH CH3 CH3 ये हमें Br2 HNU की प्रेजेंस में करवाना है। फिफ्थ इज CH2 CH2 Cl2 HNU की प्रेजेंस में। सिक्स्थ इज Br2 HNU की प्रेजेंस में करवाना है। सेवंथ इज PH CH2 CH CH3 CH ये Cl2 HNU की प्रेजेंस में करवाना है। इतने करो पहले, बताओ मुझे मेजर प्रोडक्ट।
हो गया क्या? हो गया सभी लोगों का? हाँ सर। ठीक है। हाँ फर्स्ट सर। वाले में कितने टाइप के फ्री रेडिकल बन सकते हैं? एक ही टाइप का एक। बनेगा। एक ही टाइप का बन सकता है, तो सिर्फ एक ही मेजर प्रोडक्ट होगा, CH3 CH2 Cl, ऐसा होगा। हाँ सेकंड वाले में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? 1 डिग्री फ्री रेडिकल से या 2 डिग्री फ्री रेडिकल से? 2 डिग्री फ्री रेडिकल 2 वाला। डिग्री। 1 डिग्री से तो आएगा 1 इंटू 6 मतलब 6। 2 डिग्री से आएगा 3.8 इंटू टू। कितना? इंटू 2। तो वो वाला ज्यादा होगा, तो 2 डिग्री वाले से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इससे कौन सा वाला बनेगा? 1 डिग्री वाला या 2 डिग्री वाला? 2 डिग्री वाला। 2 डिग्री वाला बनेगा वापस। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। एक्चुअल में देखो, ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये कैसा है? कायरल है ये वाला कार्बन। सर ठीक है, इससे कौन सा बनेगा? 1 डिग्री वाला बनेगा या 3 डिग्री वाला? 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री वाला। क्यों? क्योंकि ब्रोमिनेशन में तो हमने बोला ही है, ब्रोमिनेशन में तो डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट आप फ्री रेडिकल से डिसाइड करेंगे, और जो ज्यादा स्टेबल होगा फ्री रेडिकल उसी से मेजर प्रोडक्ट हमेशा हमें मिलेगा। यहाँ से कौन सा मिलेगा? 2 क्या होगा डिग्री इस वाला। वाले में? CH2 वाले में आ जाए। एक्चुअल में देखो, बेंजीन वाले कार्बन पर कहीं अटैच नहीं करवाना है Cl2 को, क्योंकि Cl2 और HNO आ रहा है तो वो किसका रिएक्शन है? वो एल्केन का है। तो डिग्री वाला। एल्केन आगे यहाँ पर ही है ना। तो 2 डिग्री वाला बनेगा क्योंकि उससे ज्यादा आएगा रिलेटिव यील्ड, तो यहाँ पर Cl लग जाएगा। और ये कायरल है ये वाला कार्बन। ठीक है, यहाँ से बताओ Br 3 कहाँ डिग्री अटैच वाला। होगा? 3 3 डिग्री डिग्री वाला वाला। में। देखो यहाँ पे तो Br अटैच नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है। जहां पर हाइड्रोजन नहीं होगा तो रिप्लेस किसको करेगा? अब 2 डिग्री वाले हैं फ्री रेडिकल या 3 डिग्री वाला? तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि 3 डिग्री वाले पर हमारा ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। इसमें Cl का अटैच होगा 1 डिग्री पर, 3 डिग्री पर या 2 डिग्री पर? 2 डिग्री पर। क्यों? बोलो, क्यों होगा ऐसा? कैलकुलेट किया। क्योंकि हम लोग रिलेटिव यील्ड निकालेंगे तो 2 डिग्री से आएगा 2 इंटू 3.8, और 3 डिग्री से आएगा 1 इंटू 5, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है। तो 2 इंटू 3.8 की वैल्यू 1 इंटू 5 से बड़ी है, तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ गए इतना? सर 6th वाले में अगर क्लोरीनेशन हो रहा होता तो कहाँ आ जाता वो? क्लोरीनेशन होता तो 1 2 3 4 चारों पोजीशन है ना। चारों पोजीशन हमारी आइडेंटिकल नहीं है। सॉरी, ये दो पोजीशन एक जैसी है, दो पोजीशन एक जैसी है। अब देखो बात 3 डिग्री समझो, अगर वाला भी है ना? क्लोरीनेशन 3 डिग्री वाले पे तो बनेगा ही नहीं ना, मेजर प्रोडक्ट तो 2 डिग्री वाले से ही बनेगा। सर मेजर प्रोडक्ट तो 2 डिग्री वाले से ही बनेगा ना क्लोरीनेशन में, इतना तो क्लियर है। हाँ हाँ सर। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है ना। अब ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, ये और ये। तो इस वाले फ्री रेडिकल को कितने कितने हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है? 3। 3 का। एक तो ये रहा और एक ये रहा, 3 का मिल रहा है ना। ऐसे इसको भी 3 का मिलता,
अगर यहाँ पर ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है तो इस वाले फ्री रेडिकल को कितने हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है? दो। 2 का। तो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ है? नीचे वाले में। तो क्लोरीनेशन यहाँ पर हो जाएगा, समझ गए? ठीक है, चलो एक दो रिएक्शन और देता हूं करने को। हमने कितना 7 तक लिख दिया था ना, अब 8 है मेरा। क्या है 8? CH3 प्लस Cl2 एक्सेस में है और H न्यू डाला है एक, इसमें बताओ 9 है मेरा CH3। इसमें दो अलग अलग रिएजेंट बता रहा हूं। अगर Br2H न्यू डाला तो क्या होगा, Br2Fe डाला तो क्या होगा, ठीक है? इसमें बताओ। एंड एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट मेजर एंड माइनर ईच। परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइन करना है ना, किसमें? पहला तो डिटरमाइन करना है इसमें, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं Cl2H न्यू से, तो क्या होगा? सेकंड डिटरमाइन करना है हमारे को Br2H न्यू में कर रहे हैं, तो क्या होगा? 2 में बताओ, करो।
ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर ठीक है, सेकंड वाले का आंसर भी बताओ। सेकंड वाले का भी ऑलमोस्ट ठीक ही आंसर ना। देखो इसमें यहाँ पर इसमें 8 वाले में बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा अगर मेरा Cl2 एक्सिस में है तो। CH3Cl3 वो एक एक कर सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। जब एक मोल होता था तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता था, तो एक एक कर सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और CCl3 बन जाएगा। अब देखो सेम है, रिएजेंट में बस थोड़ा सा ही फर्क है, एक में Br2H नहीं डाला है, एक में Br2Fe डाला है। तो Br2H कहाँ पर रिएक्शन देगा, वो एल्केन पर रिएक्शन देगा, तो CH2Br बनेगा। और Br2Fe क्या करेगा, पैरा पर वो पैरा पोजीशन पर हमारा एज ए इलेक्ट्रोफाइल वो अटैच हो जाएगा। देखो ये रिएक्शन तो कैसा है, ये रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना, ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस थोड़ा सा ही फर्क है एक HNO और Fe का, तो हमें याद रखना है मैकेनिज्म के अंदर। अगर हमें ये याद नहीं होगा कि रिएजेंट का क्या काम रहेगा तो हम गलत प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये वाला मेरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। अब इसमें देखो कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, देखो इसमें दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो Cl यहाँ अटैच हो जाए या फिर Cl यहाँ अटैच हो जाए। ऐसे ही सेम Br में भी यहाँ Br यहाँ अटैच हो जाए या Br यहाँ अटैच हो जाए। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट मेरा माइनर है और ये वाला प्रोडक्ट मेरा मेजर है। ऐसे इसमें ये वाला माइनर है और ये मेजर है। कैलकुलेट कैसे करेंगे परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, वो मैं बताता हूं। सबसे पहले अब फर्स्ट वाले के अंदर जो माइनर है उसका परसेंटेज रिलेटिव यील्ड निकाल लेते हैं। रिलेटिव यील्ड कितना है, तो सबसे पहले तो रिलेटिव रिएक्टिविटी, वो तो 1 डिग्री है, तो रिलेटिव रिएक्टिविटी 1 इंटू टोटल कितने हैं हमारे पास हाइड्रोजन, बोलो 6, तो परसेंटेज यील्ड आ गया उसका, रिलेटिव यील्ड आ गया 6। ऐसे ही माइनर मेजर का निकालते हैं, मेजर का परसेंटेज रिलेटिव यील्ड क्या होगा ये निकालते हैं। तो टोटल उसका रिलेटिव रिएक्टिविटी होता है 3.8 इंटू 4, 2 हाइड्रोजन थे 2 डिग्री वाले और 3.8 उसका रिलेटिव रिएक्टिविटी था, तो ये आ गया 15.2। अब निकालते हैं परसेंटेज प्रोडक्ट में कितना परसेंट होगा उसका। सबसे पहले निकालता हूं माइनर का, तो माइनर का देखो रिलेटिव यील्ड था 6 अपॉन टोटल यील्ड कितना है 21.2, 6 प्लस 15.2 इंटू 100। यहां से इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स 28% आएगा। जब माइनर का 28% आ गया तो मेजर का कितना आएगा 72%। 72%। ठीक है, ऐसे दूसरे वाले में निकालते हैं। दूसरे वाले में देखो सबसे पहले बात करते हैं माइनर की। माइनर का परसेंटेज RY मतलब रिलेटिव यील्ड 1 इंटू 6, 1 इंटू 6, तो यहां से कितना आ गया 6। ऐसे ही मेजर का बात करते हैं, मेजर का परसेंटेज रिलेटिव यील्ड टोटल कितने हैं 4 है वो, सॉरी 82 इंटू 4, तो ये आता है 328। ठीक है, अब निकालते हैं इसका परसेंटेज प्रोडक्ट, वो कितना आएगा 6 अपॉन 334 इंटू 100, तो यहां से अप्रोक्स 2% आता है। ऐसे ही हम लोग इसका निकालें मेजर का, तो कितना आएगा 98%। तो देखो कितना चेंज आ रहा है। हमारा ब्रोमिनेशन बहुत सेलेक्टिव रिएक्शन है, स्लो है, तो वो इजीली सेलेक्ट कर पाएगा कि मेरा मेजर प्रोडक्ट कौन है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट में का अमाउंट बहुत ज्यादा आता है ब्रोमिनेशन में, क्लोरीनेशन में ऐसा नहीं है। तो परसेंटेज प्रोडक्ट निकालना सिखाना था मुझे, तो सीख गए परसेंटेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। हाँ सर। किसी को डाउट है। हाँ सर वो 8 वाले में रिंग के अंदर के हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होंगे। एक्चुअली वो तो फिर एल्किन वाले हाइड्रोजन हो गए ना, डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन, वो कैसे रिप्लेस हो सकते हैं। हमें तो एल्केन का रिएक्शन होता है HNO के साथ तो। हाँ सर। ठीक है, हाँ चलो अब देखो कुछ और टाइप के क्वेश्चन बताता हूं मैं तुम्हें।
क्वेश्चन का मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द फॉलोइंग वैल्यूज। कुछ वैल्यूज के बारे में हमें पता लगाना है कि वो वैल्यूज का नंबर क्या होगा। जैसे मान लो फर्स्ट मैंने दिया तुम्हें 1 2 3 4 5, ये मैंने 1 2 3 4 5 नॉर्मल पेंटेन बनाया है ना, नॉर्मल पेंटेन मैंने बना दिया। इसका रिएक्शन कराया Cl2H न्यू से। तो मुझे पूछा है टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने होंगे, टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स कितने होंगे ये पूछे। देन अगर मैं उसका एफडी करूं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने होंगे, ये मुझे पूछा है। टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एंड अगर मैं उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूं तो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने होंगे। तो देखो टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स कितने हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, तो देखो यहां से एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, तो एक एक प्रोडक्ट मिलेगा यहां से, बोलो। हाँ सर। ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है तो दोनों को सेम नंबर, 2 प्रोडक्ट, और एक ये पोजीशन अलग है तो ये 3 प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो तीन प्रोडक्ट कौन कौन से मैं बना देता हूँ। एक तो होगा CH3 CH2 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 Cl, एक तो ये होगा। एक होगा CH3 CH2 CH2 CH CH3 Cl, एक ये होगा। ठीक है, एक बनेगा मुझे CH3 CH2 CH CH2 CH3 Cl, ये 3 प्रोडक्ट मिले। क्या इन तीनों में से कोई कायरल है? सेकंड वाला। सेकंड वाला ये कार्बन कायरल है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट कितने मिले? 4। 4। एंड फ्रैक्शंस कितने होंगे? 3। फ्रैक्शंस होंगे 3, क्योंकि एक इसका और एक इसकी मिरर इमेज का तो कोई फ्रैक्शन होगा नहीं ना, वो तो एक ही फ्रैक्शन होगा। तो समझे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? हाँ सर। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस देता हूं करने को। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सेकंड इज दिस, इसमें बताना है Cl2H न्यू से क्या, टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एंड फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस कितने होंगे। ऐसे ही थर्ड हमें बताना है CH3 CH CH2 CH3 pH, इसका साथ भी सेम है, Cl2H न्यू से रिएक्शन करी तो टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एंड ये बताना है। फोर्थ हमें बताना है CH3, ये क्या है, ये सेम सा क्यों लग रहा है यार, एक सेकंड रुको। CH3 CH Br CH2 CH3, इसका ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, तो वही टोटल मोनोब्रोमो प्रोडक्ट और ये सब बताना है। बताओ जल्दी से, 3 लिखे हैं मैंने।
हो गया क्या? बोलो हाँ सर। क्या क्या आंसर आया, एक बार बताओ। पहले का 5 प्रोडक्ट और 4 फ्रैक्शनल। अच्छा, फर्स्ट का 6 प्रोडक्ट्स और 4 फ्रैक्शनल। अच्छा, और सेकंड का? सेकेंड का 8 प्रोडक्ट्स और 4 फ्रैक्शनल। अच्छा, और लास्ट वाले का? 7 प्रोडक्ट्स और फ्रैक्शन। चलो देखो अब करते हैं। हाँ, मोस्टली आंसर तुम्हारे रॉन्ग ही लग रहे हैं मुझे। फर्स्ट वाले का शायद ट्रॉय ने सही बोला था आंसर। अब देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ सभी को। सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं इनका ना। सेकंड वाला हमारे पास कुछ ऐसा था, उसका Cl2H से रिएक्शन करवाए। तो देखो क्या क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है इधर CH2 पर Cl लग जाए, और इधर ये CH एज इट इज है, इधर CH3 एज इट इज है, और इधर ये CH2 CH3। या तो ऐसा बन सकता है ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, या फिर ऐसा हो कि इधर CH3 इधर CH3 एज इट इज रहे, इधर एक Cl लग जाए और इधर CH2 CH3 हो जाए। या फिर ऐसा हो सकता है, या तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड क्या हो सकता है कि इधर ये CH3 CH3 एज इट इज रहे, यहाँ पर CH और ये CH3 और यहाँ Cl बन जाए, ये थर्ड पॉसिबिलिटी। या फिर ऐसा हो जाए CH3 CH CH3 CH2 CH2 और यहाँ Cl लग जाए, ये फोर्थ। चार ही मोनोक्रोर प्रोडक्ट मिल सकते हैं यहाँ से, 1 1 2 3 और 4। तो चारों प्रोडक्ट मैंने लिख दिए, बोलो ऐसा ही होगा। एक कायरल है। हाँ सर। अब कायरल कौन कौन से हम देखते हैं। फर्स्ट वाला कायरल है, नहीं नहीं। ये कार्बन कायरल नहीं दिख रहा क्या? सर। इस कार्बन पर इधर CH2Cl इधर CH3 एक H और एक ये CH2 CH3, कायरल नहीं लग रहा तुम्हें? आयरन। आयरन। सेकंड वाले में कोई कार्बन कायरल है? नहीं है। थर्ड वाले में कोई कार्बन कायरल है? हाँ। ये हाँ वाला सर। कार्बन कायरल है। फोर्थ वाले में? नहीं नहीं सर। तो टोटल प्रोडक्ट्स कितने बोले, बोलो 6। और फ्रैक्शन तो ये जो 4 बनाए यही होंगे। समझे मेरी बात या नहीं समझे? अब इसमें देखो Cl2H से रिएक्शन करवाएंगे, है ना। एक प्रोडक्ट यहाँ, एक प्रोडक्ट यहाँ, एक प्रोडक्ट यहाँ, क्या टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, बोलो। हाँ। अब चारों प्रोडक्ट को मैं लिख देता हूं। ये तो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है ना। सेकंड वाला प्रोडक्ट CH3C इधर Cl इधर PH इधर CH2 और इधर CH3, ये सेकंड। थर्ड वाला CH3CH PH CH इधर Cl इधर CH3, ये थर्ड। एंड फोर्थ वन इज CH3CH PH CH2 CH2 Cl, ये फोर्थ वाला है। क्या फर्स्ट वाले में कोई कायरल कार्बन है? ये वाला हाँ कायरल है, ये वाला कार्बन, ठीक है। क्या सेकंड वाले में कोई कायरल कार्बन है? हाँ, यही वाला कार्बन अभी भी कायरल है। क्या थर्ड वाले में कायरल कार्बन है? हाँ। कितने कायरल कार्बन है थर्ड वाले में? दो। 2। दो, ये और ये, ठीक है। फोर्थ वाले में कायरल कार्बन है? हाँ हाँ। तो एक ये रहा। तो देखो कोई मुझे बता सकता है टोटल प्रोडक्ट कितने हुए? 8। देखो +1 यहां से, +1 यहां से,
और अगर 2 कायरल कार्बन होते हैं तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 4। तो एक्चुअल में 1 तो हमारा है ही, और +3 हम लोग यहां से कर देंगे और +1 यहां से, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। 6 + 4 कितना हुआ? 10। 10 ही तो है टोटल। बोलो। अच्छा अब मुझे बताओ फ्रैक्शंस कितने होंगे? फ्रैक्शन बोलो। अरे आवाज और नहीं आ रही क्या मेरी? फ्रैक्शन मेरे 5 होंगे। कैसे? एक फ्रैक्शन इसका, एक फ्रैक्शन इसका, एक फ्रैक्शन इसका, 3 तो यहां पर हो गए। अब देखो ये 4 कौन कौन से होंगे? आर आर, एस एस, आर एस, एस आर। ऐसा ही होगा कि जब ये दोनों आर हो जाए, जब ये दोनों एस हो जाए, जब ये एस या आर हो, या फिर ये आर या एस हो, ऐसा होगा? बोलो। तो आर आर और एस एस का एक फ्रैक्शन, क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज है, ऐसा ही आर एस और एस आर का एक फ्रैक्शन। तो टोटल यहां से फ्रैक्शन कितने निकले? 2। तो फ्रैक्शन 5 हो गए। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो। हाँ। ठीक है। अब फोर्थ को देखते हैं हम लोग। फोर्थ में क्या है? फोर्थ वाले में हमको कुछ ऐसा था, CH3 CH CH2 CH3। इधर है Br, ऑलरेडी Br गिवन है ना, और उसका रिएक्शन करवा रहे हैं Br2H न्यू से। तो देखो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ Br लग सकता है, यहाँ भी 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 लग सकता है। चारों पोजीशन पर लगा दो। CH2 CH CH2 CH3, इधर Br और यहाँ पर Br लग ही गया। तो फर्स्ट वाला तो ये बन गया। सेकंड वाला क्या? CH3 C, ऊपर Br नीचे Br, इधर CH2 इधर CH3। थर्ड क्या है? CH3 CHBr, इधर CH और ऊपर Br लग गया और इधर CH3। ऐसे ही CH3 CHBr, इधर CH2 CH2 और Br। ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला। अब कायरल देखते हैं। फर्स्ट वाले कार्बन में, फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में कायरल है कोई? हाँ एक। एक। सेकंड वाले में कोई कायरल है? नहीं। नहीं है। थर्ड वाले में कायरल है कोई? 2 है। 2 कायरल है। ठीक है। हाँ इसमें कोई कायरल है? 1। एक है। ठीक है। देखो तो अब देखो यहां से तो +1 होगा, यहां से +1 होगा, सॉरी यहां से नहीं, यहां से +1 होगा। बट इस थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाले में पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? ऊपर CH3 नीचे CH3। या तो ऐसा हो ये Br इधर, ये H इधर, ये H इधर, ये Br इधर, तो एक इसका क्या बन जाएगा? मिरर इमेज बन जाएगा एक। बोलो। बट अगर इसमें ऐसा हो कि मेरा दोनों Br सेम साइड पर है, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव बचा है अब? नहीं। नहीं। नहीं, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यहां से टोटल कितने बने? 3 ही तो बने। तो एक तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, +2 और कर देता हूं तो कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 और +3। तो टोटल प्रोडक्ट कितने हुए? 8। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट 8 आ गए। फ्रैक्शंस बता दो मुझे जल्दी से, फ्रैक्शंस कितने होंगे? फ्रैक्शन देखो, 1 2 3 4 5। एक इन दोनों का एक फ्रैक्शन, एक इसका 2, एक इन दोनों का 3 और एक इन दोनों। टोटल फ्रैक्शन कितने आ गए? 5। देखो हमारी यहाँ पर, हमारी इस जो भी हमने अभी क्वेश्चन करे ना, लास्ट के 4 क्वेश्चन, इसमें ये मैकेनिज्म इंक्लूड नहीं हुआ। यहाँ पर सिंपली हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म इंक्लूड हुआ है बस। समझे? हाँ सर। ठीक। अब मैं नोट डालकर कुछ पॉइंट्स लिख पाता हूँ, है ना।
नोट डालकर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन इनिशिएटर। ये हमें याद होनी चाहिए। कुछ ऐसे हमारे फ्री रेडिकल रिएक्शन इनिशिएट करते हैं वो, लाइक R2O2, R C डबल बॉन्ड O, O O C डबल बॉन्ड OR, ET4PB एंड PH एंड डबल बॉन्ड NPH। ये चार है जिनको बोलते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन इनिशिएटर। सेकंड हमारे पास होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन इनहिबिटर, जो रिएक्शन को रोकने का काम करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं, स्लो डाउन का काम करते हैं, रिएक्शन को स्लो डाउन करेंगे, ठीक है, या फिर स्टॉप करेंगे। तो ऐसे दो होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीजन O2 एंड एक होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं, एनसीईआरटी में भी ये सब लिखा है इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, इसको बोलते हैं पैरा बेंजोक्विनॉन, ठीक है, ये होता है हमारा पैरा बेंजोक्विनॉन। ये होते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन इनहिबिटर, ठीक है, ये हमें याद रखना है, फैक्चुअल बातें। थर्ड पॉइंट में मैं एक ऐसे ही रिएक्शन लिख पा रहा हूं, क्या, अगर हमारा एल्केन का रिएक्शन SO2Cl2 से करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, क्यों, क्योंकि रिएक्शन को इनिशिएट करने का काम करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा SO2। ऐसे ही फोर्थ में एक और रिएक्शन लिख पा रहा हूँ, फोर्थ नोट पॉइंट में, अगर हमारा एल्केन का रिएक्शन CCl4 से करवा दे इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, तो हमें क्या मिलेगा, RCl प्लस CHCl3। ये रिएक्शन कभी कभार कहीं पूछ ली जाती है, इसलिए मैं नोट की फॉर्म में मैंने लिखवा दिया है। फिफ्थ नोट पॉइंट, जिसमें एक मैकेनिज्म में लिखवा रहा हूं, क्या, फिफ्थ नोट पॉइंट इज एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो कहीं पर भी CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके आगे ये CH2 ऐसा हो, यहाँ पर फ्री है, तो ये पोजीशन कौन सी होती है, बताओ कौन सी होती है ये पोजीशन। ये पोजीशन होती है एलाइलिक। CH2 डबल बॉन्ड CH के पास वाली पोजीशन होती है एलाइलिक। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास में जो पोजीशन है एलाइलिक, और ऐसे ही बेंजीन के पास में जो कार्बन है उसके पास वाली पोजीशन को बोलते हैं हम लोग बेंजाइलिक पोजीशन, है ना। ये एलाइलिक पोजीशन है और ये बेंजाइलिक पोजीशन है। अब इन्हीं पोजीशन से सब्स्टिट्यूट होगा कौन, हमारा हाइड्रोजन। इन्हीं पोजीशन से सब्स्टिट्यूट होगा कौन, हमारा हाइड्रोजन। हर कहीं से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ एलाइलिक या बेंजाइलिक से ही हम लोग हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब कब करेंगे, उसके लिए एक पर्टिकुलर रिएजेंट होता है, अगर वो रिएजेंट गिवन है तभी हम लोग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, या तो होगा NBS, ठीक है, NBS का मतलब है एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड, एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। ये एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड है, या तो NBS होगा या फिर NCS होगा। जैसे NBS का मतलब है एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड, वैसे ही NCS का मतलब क्या है, एन क्लोरोसक्सिनामाइड। या फिर हमारे को दिया होगा क्या, अब Br2 के साथ H न्यू एंड हीटिंग दी होगी। Br2 के साथ अगर हम लोग हीटिंग दे रखी है हमको तो हम लोग करेंगे, बट जनरली NBS या NCS में ही ऐसा काम हम लोग करते हैं, ठीक है। अब जनरल रिएक्शन में बताता हूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा गिवन हो CH2 डबल बॉन्ड CH3 और हमने उसमें डाल रखा है NBS, तो कौन सा वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा,
ये बेंजाइलिक वाला एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे? ब्रोमीन से। ब्रोमीन से क्यों हुआ है? एन ब्रोमो क्योंकि एन ब्रोमोसक्सीनामाइड है ना। अब देखो कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं मैं। अगर NCS होता तो यहाँ Cl आ जाता। क्या? दीज रिएजेंट गिव सब्स्टिट्यूशन reaction at allylic or benzylic पोजीशन। एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर हमको देते हैं। सेकंड पॉइंट, इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। ओके, अब मैं ना तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन को कंप्लीट करना है तुम्हें, ठीक है। फर्स्ट इज, अगर तुम्हारे पास टोलुइन गिवन है, तुम्हें रिएक्शन करवा रहे हैं NBS से, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सेकंड तुम्हारे पास है ऐसा, रिएक्शन करवा रहे हैं NBS से, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? थर्ड तुम्हारे पास है CH3 CH3 CH2 CH3, रिएक्शन करवा रहे हैं NBS से, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? हाँ। फोर्थ तुम्हारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, रिएक्शन करवा रहे हैं NBS से, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? इन चारों रिएक्शन को करो जल्दी से। फर्स्ट में PHCH2Cl कर लो पहले चारों, फिर बता दो मुझे एक साथ। हो गया। हो गया? देखो मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। फर्स्ट वाले में क्या होगा कि हमारे जो बेंजाइलिक वाला हाइड्रोजन है, ये यहाँ से एक जगह Br आ जाएगा। सेकंड में देखो एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक क्या है? C डबल बॉन्ड C के पास वाला कार्बन, ये भी एलाइलिक है और ये भी एलाइलिक है। C डबल बॉन्ड C के पास वाला कार्बन, ये और ये सेम है, तो दोनों आइडेंटिकल है, कहीं पर भी लगा दो। दोनों आइडेंटिकल पोजीशन है, कहीं पर भी Br लगा दो। थर्ड वाले में बताओ, ये वाला भी बेंजाइलिक है, ये वाला भी बेंजाइलिक है, तो कहाँ नीचे लगेगा वाला। Br, ऊपर या नीचे? नीचे। तो नीचे वाले पर हमारा ब्रोमिनेशन होगा। क्यों होगा? 3 डिग्री। क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। इस वाले में इसके पास वाला कार्बन ये बेंजाइलिक है, तो CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH यहाँ पर Br और इधर CH3। देखो ये कायरल कार्बन था, तो यहाँ पर मार्क कर। समझ गए NBS में कैसे प्रोडक्ट बनाने? हाँ सर। ठीक है, ओके। और बताता हूँ कुछ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्शन क्या है? CH2 CH3, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं NBS से, तो टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे और मेजर प्रोडक्ट
बताऊं क्या मैं? 3 प्रोडक्ट उसमें से 2 मेजर के बनेंगे और 1 माइनर। मतलब इधर जाएगा ये इधर जाएगा और ये फ्री रेडिकल इधर जाएगा। तो अब फ्री रेडिकल कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, CH डबल बॉन्ड CH3, ऐसा हो गया। बोलो। हाँ। तो इनसे एक एक प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। अगर इससे मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो इससे प्रोडक्ट हमें मिलेगा कुछ ऐसा, और इससे अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो इससे मुझे प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा। तो देखो, इससे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे क्योंकि ये क्या है, कायरल है, ठीक है। इससे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे R और S। इससे भी मुझे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, कौन कौन से? E एंड Z। यहां से देखो ना, बीच से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है ये, बोलो, कर सकता है ना? हाँ। तो टोटल प्रोडक्ट्स कितने मिले? 4 मिले टोटल प्रोडक्ट, 2 यहां से 2 यहां से। हाँ सर। अब मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करना है उसको मैं स्टार मार्क करके लिख पा रहा हूं, है ना? ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बोलता हूं क्या। इफ इंटरमीडिएट, इसके लिए एप्लीकेबल है फ्री रेडिकल की, इफ इंटरमीडिएट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, देन मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ध्यान सुनना, मोर स्टेबल प्रोडक्ट is formed as a major product. More stable product is formed as a major product, and ब्रैकेट में मैं लिखता हूं क्या, stability of alkene is decided by hyper conjugation। अब देखो 2 प्रोडक्ट मिले हैं हमको, दोनों ही एल्कीन है, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन से। इस एल्कीन पर बताओ कितने अल्फा एच है? 5। 5 अल्फा एच है। इस एल्कीन पर कितने अल्फा एच है? 1। तो मेजर कौन हुआ? ये मेजर, ये माइनर। तो एनबीएस में कैसे मेजर माइनर डिसाइड करना, समझ गए? ठीक है, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और दे देता हूं तुम्हें, है ना? वो बताओ। द क्वेश्चन इज क्या, determine the major product, determine the major product, major product determine करना। फर्स्ट इज दिस, इसका एनबीएस से रिएक्शन करवाए तो क्या मेजर प्रोडक्ट होगा? एंड सेकंड इज एनबीएस से रिएक्शन करवाए तो क्या मेजर प्रोडक्ट होगा? मेजर प्रोडक्ट बताओ दोनों में।
हो गया क्या? फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड। करो करो करो। देखो अगर हम लोग बात करें इसमें एलाइलिक पोजीशन इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, तो या तो ये पोजीशन एलाइलिक है या ये पोजीशन एलाइलिक है, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन। तो किसी भी एक जगह मेरा फ्री रेडिकल बन सकता है। यहाँ पर अगर मैं इस फ्री रेडिकल का रेजोनेंस कराऊं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ फ्री रेडिकल बन गया। और ऐसा क्या ऐसा हो सकता है? अगर मैं इससे प्रोडक्ट बनाऊं तो इससे प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, और इससे प्रोडक्ट बनाऊं तो इससे प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा। दो प्रोडक्ट मिले, तो दोनों में से मेजर कौन है? बोलो कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? सेकंड वाला। सेकंड वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट है, फर्स्ट वाला मेरा माइनर है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन से हम लोग देख सकते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो फ्री रेडिकल देखो कहाँ बनेगा, ये दोनों पोजीशन एलाइलिक है, तो फ्री रेडिकल मान लो यहाँ बना। अब रेजोनेंस कराया तो ये इधर गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और एक यहाँ, दूसरे वाले से मेरा कुछ यहाँ फ्री रेडिकल बना। तो इनसे प्रोडक्ट अगर हम बनाएं तो प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर Br, और दूसरा प्रोडक्ट अगर मैं बनाऊं तो दूसरा प्रोडक्ट मेरा कुछ ऐसा बनेगा। तो दोनों में हम लोग देखेंगे तो इसमें तो रेजोनेंस नहीं है, बट इसमें रेजोनेंस है। तो ये वाला प्रोडक्ट मेरा मेजर होगा क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एल्कीन है, और ये वाला मेरा माइनर होगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो देखो आज हमने सेक्शन बी एल्केन वाला पार्ट है वो कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, होमवर्क देखो क्या है तुम्हारा, सेक्शन बी कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 13 करना है। देन रुको और बताता हूँ इसके अलावा भी, क्वेश्चन नंबर 1 to 13 एक्चुअल में 1 to 18 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 to 18 है ना, एक्सेप्ट 14, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 14 1 to 18 तक कंप्लीट कर लेना। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। अब मोस्ट प्रोबेबली 3.5 लेक्चर में, मान लीजिए 3.5 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है फिर।